हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के हेल्थ सेक्टर के बारे में। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अगर आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ग्रीन लिस्ट वीजा कैटेगरी को देखते हुए हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो सिर्फ रेजिडेंसी और वीजा के बेसिस पर अपने डिसीजन को नहीं बनाए। कुछ और जानकारी हेल्थ सेक्टर और स्किल शॉर्टेज लिस्ट में क्या क्या होता है, स्किल शॉर्टेज एरिया में क्या क्या होता है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ गोल्स को बनाए। ये वीडियो ऑल्दो फोकस्ड है न्यूजीलैंड के हेल्थ सेक्टर पे, लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड की स्किल शॉर्टेज लिस्ट में किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो बेसिक आइडिया उस पर्टिकुलर सेक्टर का आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। न्यूजीलैंड के हेल्थ सेक्टर के बारे में अगर स्ट्रेट अवे कुछ कहा जा सकता है तो वो ये कि न्यूजीलैंड का हेल्थ सेक्टर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है, अंडर प्रेशर है और अंडर फंडेड है। और ये कोई आज या कल की बात नहीं है, ये सिचुएशन डेकेड से चली आ रही है। आज 2026 में न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है 5.3 मिलियन, लेकिन 2020 में पैंडेमिक के टाइम में ये करीब 5 मिलियन के आसपास थी। 2010 से 2020 के बीच में न्यूजीलैंड में थे करीब 20 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड्स जो कि अपने अंडर रीजनल और लोकल हॉस्पिटल्स को मैनेज करते थे। करीब 5 मिलियन की पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे इन 20 DHBs के अंदर आने वाले 220 हॉस्पिटल्स। इन 220 हॉस्पिटल्स में करीब 80 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे और बाकी हॉस्पिटल्स या तो प्राइवेट सेक्टर्स के थे या फिर कम्युनल हॉस्पिटल्स में आते थे। अब क्योंकि न्यूजीलैंड में हेल्थ सेक्टर हमेशा से ही स्ट्रगलिंग रहा है, 2018 में जब लेबर गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी थी अंडर प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन, लेबर पार्टी ने डिसाइड किया कि अब समय आ चुका है हेल्थ एंड डिसेबिलिटी सेक्टर का रिव्यू करने के लिए। ये डिसीजन हुआ और 2018 में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू किया गया न्यूजीलैंड के हेल्थ और डिसेबिलिटी सेक्टर का, जो कि जुलाई 2020 में कंप्लीट किया गया जबकि पैंडेमिक ऑनगोइंग था। इस रिपोर्ट ने जो 3 चीजें हाईलाइट की वो ये, पहला ऑब्वियसली कि DHBs फ्रेगमेंटेशन में काम करते हैं, यानी एक DHB या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड में क्या चल रहा है वो दूसरे DHB को पता भी नहीं है और कोई एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी नहीं चाहता। कुछ DHBs जो है वो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रीजन में और दूसरे DHBs स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली ये DHBs आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, एडहॉक बेसिस पे अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से फंडिंग लेने के लिए कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। तो इस फ्रैगमेंटेशन को हटाना बहुत जरूरी था ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक अल्टीमेट डिसीजन ले सके और एक नेशन वाइड पॉलिसी बना सके। दूसरा इशू जो इस रिव्यू ने हाईलाइट किया वो ये कि माओरीज यानी न्यूजीलैंड के जो मूलभूत निवासी हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज काम नहीं करती, DHBs काम नहीं करते और DHBs और रीजनल ऑफिसेस का जो एक्सेस है वो भी माओरीज तक नहीं पहुंच रहा। तीसरा इशू जो हाईलाइट हुआ वो ये कि नो डाउट कि कुछ DHBs दूसरे DHB से बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन हर DHB कॉन्स्टेंटली रिसोर्सेज के साथ जूझ रहा है। उन्हें एडिशनल एम्प्लॉयज के साथ साथ एडिशनल फंडिंग की भी जरूरत है। इस रिव्यू के कंप्लीट होने के साथ और इन इश्यूज को देखते हुए जुलाई 2022 में गठन किया गया या एस्टैब्लिश किया गया हेल्थ न्यूजीलैंड को, जिसे तिफातू ओरा भी कहा जाता है। हेल्थ न्यूजीलैंड बनाया गया पाई ओरा या हेल्थी फ्यूचर्स एक्ट 2022 के अंदर। DHBs या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड से डिसीजन मेकिंग पावर लेकर के दे दिया गया हेल्थ न्यूजीलैंड को और हेल्थ न्यूजीलैंड को मॉनिटर करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो कि अल्टीमेटली रिपोर्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ को। नाउ हेल्थ न्यूजीलैंड का काम ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और DHBs के बीच में एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनकर के काम करे ताकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो भी पॉलिसीज वगैरह बना रही है उसको स्ट्रेटेजाइज करने में और हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी करने में DHBs की मदद की जा सके। नाउ जब हेल्थ न्यूजीलैंड ऑपरेशंस में आई तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा DHBs के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था, लेकिन हेल्थ न्यूजीलैंड को भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बनाई गई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और इसके एक नहीं मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें से 2 रीजंस मैं बता देती हूँ। पहला रीजन मैं पहले की कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नेशनल पार्टी जब रूलिंग पार्टी बनी तो उसने डिसाइड किया कि पैंडेमिक के टाइम में किए गए गवर्नमेंट के खर्चे को नेशनल पार्टी करेगी कम और इसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेक्टर में आए जॉब कट्स। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज गई रीस्ट्रक्चर में। अब जब रीस्ट्रक्चर होता है तो सिर्फ जॉब्स जाती नहीं है, रीशफल होती है। इसका मतलब है कुछ जॉब्स जाएंगी लेकिन कुछ रिक्रूटमेंट्स को वापस से किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जब रीस्ट्रक्चर में गई थी तो करीब 250 के आसपास लोगों ने अपनी जॉब्स गंवाई थी। इसके बाद करीब 125 रिक्रूटमेंट्स वापस से किए गए। जब ये सारा रीस्ट्रक्चर और रीशफल चलता है तो बहुत सारा काम रुक जाता है। काफी चीजें सिर्फ एजम्पशंस के बेसिस पर आगे चलती हैं और कई बार मिनिस्ट्रीज सिर्फ अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने में लगी रहती हैं ताकि उनकी जवाबदेही खत्म हो जाए और लोगों का एंथुसियाज्म भी किसी तरीके से काम करने के लिए बना रहे। दूसरा जो रीजन था जिसके कारण हेल्थ न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रगल कर रही थी ऑपरेशनलाइज करने में स्ट्रैटेजीज को, वो था पेपर वर्क। आज भी अगर आप न्यूजीलैंड के हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो बहुत सारा सिस्टम डिजिटाइज्ड नहीं है। फिजिकल कॉपीज के तौर पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। हालांकि अब डिजिटाइजेशन ऑलमोस्ट हर मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्योंकि डिजिटाइजेशन अभी तक 100% इन प्लेस नहीं है पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इसीलिए ऑपरेशनलाइज करना किसी भी स्ट्रैटेजी को बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, किस हॉस्पिटल में है, किस रीजन में है, किस लोकल एरिया में है, इसे लोकेट करने के लिए ही बहुत सारा टाइम जाता है। अब क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया जा रहा था, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, हॉस्पिटल्स आ रहे थे डीएचबीज के पास, डीएचबीज आ रहे थे हेल्थ न्यूजीलैंड के पास, हेल्थ न्यूजीलैंड फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास, एंड ऑब्वियसली देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जा रही थी मिनिस्टर्स के पास। तो इस पूरी चेन को फॉलो करते हुए डिसीजन लेने के लिए और ज्यादा टाइम लगने लगा। इसे ध्यान में रखते हुए 2026 में हेल्थ न्यूजीलैंड अब वापस से रीस्ट्रक्चर में जा रही है। यहाँ पर आइडिया ये है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वापस हॉस्पिटल्स तक पहुंचा दी जाए, ताकि जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और पेशेंट्स को सही हेल्थ केयर, सही सर्विस जो है वो टाइम से पहुंचा सके। जब ये सारे रीशफल चलते हैं, स्ट्रैटेजी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन चलता है, बेसिकली ट्रायल एंड एरर किया जाता है, तब होता ये है कि पब्लिक और पब्लिक सर्वेंट्स दोनों ही आते हैं अंडर प्रेशर। आज की सिचुएशन हेल्थ सेक्टर में ये है, जो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटल या किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में, वो अंडर प्रेशर ही रहते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं तो नर्सेज, डॉक्टर, सर्जन, उनको कई बार डबल शिफ्ट करनी पड़ती है, उन्हें प्रॉपर छुट्टियां नहीं मिलती, इमरजेंसी के टाइम में एक पेशेंट पे काम करते करते दूसरे पेशेंट तक भागना पड़ता है। अगर एक डॉक्टर बिजी है तो बैकअप के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको अभी किसी इमरजेंसी सर्विस की जरूरत पड़ गई तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपको इमीडिएट केयर मिलेगी ही मिलेगी। और इसके बहुत सारे सैड एग्जांपल्स हमें न्यूज में आए दिन देखने को मिलते हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी है कि कई बार प्रेग्नेंट वुमेन्स जो कि डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल्स में आती हैं, उन्हें 5 से 9 घंटे के बीच तक का वेट करना पड़ता है, और कई बार इसका रिजल्ट बहुत ही सैडनिंग होता है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं या बच्चे स्टिल बर्थ लेते हैं। ये सारी बातें मैं डराने के पर्पज से नहीं कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट द रियल इशू हियर। अब ये बात तो हो गई रिसोर्सिंग की। दूसरी बात की जाए डॉक्टर्स और नर्सेज के अपने करियर ग्रोथ की, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड में एडवांस्ड मेडिसिन या एडवांस्ड टेक्निक्स नहीं है। न्यूजीलैंड के हॉस्पिटल्स में एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की हद से ज्यादा कमी है। मेरे किसी नोर को MRI कराने की जरूरत थी, क्योंकि वो गिर गए थे और उनका शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था। MRI कराने के लिए उन्हें 6 हफ्ते का वेट करना पड़ा। कुछ डॉक्टर्स जो मेरे ही नोन में है, वो कई सालों की सर्विस न्यूजीलैंड में करने के बाद अब वापस या तो ऑस्ट्रेलिया या वापस इंडिया मूव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने तो अपनी जॉब कर ली किसी तरीके से। नाउ जब उनके बच्चों की पढ़ाई की बात आई है, तो नाउ दे फील लाइक कि न्यूजीलैंड में एजुकेशन सेक्टर में भी वो क्वालिटी नहीं मिल रही है जो वो हेल्थ स्पेशलिस्ट अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं एक पेशेंट को बचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन अगर न्यूजीलैंड में अवेलेबल हो जाए तो ये पर्टिकुलर पेशेंट को मैं बचा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही। तो पहले तो आपको अपना जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, दूसरा आपको करियर में ग्रोथ कैसे मिलेगी? अगर आप किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप ही के जो काउंटर पार्ट्स हैं वो तो बहुत एडवांस टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट आपने सुना जरूर है उस टेक्निक के बारे में, बट यू डोंट नो हाउ इट वर्क। तो आपको अपना करियर ग्रोथ कैसे मिलेगा? यहाँ पर आ जाता है करियर ग्रोथ का हिंड्रेंस। इसके बाद ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में हेल्थ सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया के कंपैरेटिवली काफी कम सैलरी दी जाती है। अगर कंपैरिजन के तौर में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में नर्सेज करीब 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स तक ज्यादा कमाती है। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ सेक्टर स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वहां पर अपने इश्यूज हैं और वहां की यूनियंस अपने गवर्नमेंट के साथ अपने इश्यूज को लेकर के लड़ रही है, बट एटलीस्ट उनके हॉस्पिटल्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी सैलरी न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में काफी हद तक बेहतर। इसी के कारण करीब 30% हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हर साल न्यूजीलैंड से बाहर मूव होते हैं। वेल, मेजॉरिटी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग न्यूजीलैंड को इसलिए भी चूज करते हैं क्योंकि इंडिया से न्यूजीलैंड में हेल्थ सेक्टर में काम करने आना थोड़ा इजी है, और न्यूजीलैंड में आकर के आप जॉब एक्सपीरियंस ले लें, रेजिडेंसी ले लें, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया में काम करना काफी इजी हो जाता है। तो कई बार न्यूजीलैंड को लोग एक गेटवे की तरह भी देखते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब आप बोल सकते हैं कि अगर पता ही है कि फाइनेंसेस और एडिशनल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को ला करके हॉस्पिटल्स को वापस से रिसोर्सफुल किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों नहीं रही? वेल, अब ये आंसर डिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन आप किस पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं और उनके पर्टिकुलर पॉलिटिकल गोल्स क्या है। न्यूजीलैंड में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है। पहली है लेबर पार्टी, दूसरी है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी 2026 में न्यूजीलैंड में रूलिंग पार्टी है और 7 नवंबर 2026 को न्यूजीलैंड में होने वाले हैं जनरल इलेक्शन। अगर आप नेशनल पार्टी से बात करेंगे तो उनका व्यू ये है कि एडिशनल फंडिंग डालना हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स को नहीं सुलझाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का हेल्थ सेक्टर डेकेड से कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, फ्रेगमेंटेशन में काम कर रहा है, अपने काम के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं
है, इसीलिए जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को रूट से फिक्स करें, चाहे हमें कुछ एक्स्ट्रा साल लगे, लेकिन हम देखें कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पे प्रॉब्लम है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिक्स करें। अल्टीमेटली अगर हमें लगता है कि एडिशनल फंडिंग की जरूरत है, तब नेशनल पार्टी एडिशनल फंडिंग देने के लिए राजी हो जाएगी। लेबर पार्टी के व्यूज इस व्यू से कंप्लीटली डिफरेंट है। उनका कहना है कि आज की जो प्रॉब्लम है हमें उस पर फोकस करना चाहिए और आज की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमें जरूरत है एडिशनल फंडिंग की। अगर एडिशनल रिसोर्सेज को लाने की बात करें तो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने ग्रीन लिस्ट वीजा कैटेगरी लॉन्च की हुई है, जहां पर स्किल शॉर्टेज एरिया में आपको हेल्थ सेक्टर की ऑलमोस्ट सारी जॉब्स मिल जाएंगी, चाहे आप ऑडियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल लैब साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, डेंटिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या फिर मिडवाइफ और केयर गिवर हैं। ग्रीन लिस्ट वीजा बेसिकली हर उस कैटेगरी की जॉब को लिस्ट करता है जहां पर न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रहा है। स्किल शॉर्टेज का मतलब ही यही है कि इस पर्टिकुलर स्किल्स की न्यूजीलैंड में शॉर्टेज है, इसीलिए हमें इमीडिएट जरूरत है जिसे ये पर्टिकुलर जॉब करने आती है आ जाओ। ग्रीन लिस्ट वीजा कैटेगरी में भी टियर 1 और टियर 2 लेवल में जॉब्स कैटेगरी डिवाइडेड है। जॉब लिस्ट आप अपने आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रीन लिस्ट वीजा कैटेगरी के वीजा एप्लीकेशन की फीस है करीब 6500 न्यूजीलैंड डॉलर्स, जो कि इंडियन रुपीज में पड़ती है करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास। प्रोसेसिंग टाइम 5 महीने का दिया हुआ है, बट द ट्रूथ इज कि जितनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी उतनी ही जल्दी आपका वीजा आपको मिलेगा। ग्रीन लिस्ट वीजा कैटेगरी में जॉब अप्लाई करने के लिए मिनिमम सैलरी आपकी $35 पर आवर होनी ही चाहिए। टियर 1 और टियर 2 में बेसिकली डिफरेंस इतना है कि आप किस टाइम पर रेजिडेंसी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टियर 1 में अगर आपकी जॉब है तो आपको जल्दी रेजिडेंसी मिल जाती है, टियर 2 में अगर आपकी जॉब है तो आपको 2 साल बाद जॉब अप्लाई करनी पड़ती है। तो हेल्थ सेक्टर को फाइनेंस मिलेगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी है, और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आएंगे या नहीं ये डिपेंड करता है कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड अपनी पॉलिसीज, वीजा कैटेगरीज को कैसे और कब चेंज करती है। अगर आप एक सीधा साधा आंसर देख रहे हैं कि क्या आपको न्यूजीलैंड में हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए आना चाहिए या नहीं, तो आपको प्रॉस एंड कॉन्स देख लेने चाहिए। अगर आप न्यूजीलैंड में हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए आ रहे हैं तो प्रॉस आपके लिए ये है कि ऑब्वियसली आपका वीजा अप्रूव होगा ही होगा। दूसरा, आपको रेजिडेंसी भी शोर शॉर्ट मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा, आपकी सैलरी यहाँ पे डिसेंट होने वाली है, जितने ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि आप अपने हेल्थ सेक्टर की जॉब और जॉब एक्सपीरियंस को गेटवे की तरह भी देख सकते हैं टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। कौन सी है कि डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल की जॉब करने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको शुरू में 6 महीने की पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़े इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लेने के लिए, जिसमें कि काफी बड़ा अमाउंट जा सकता है। एप्लीकेशन फीस नो डाउट हाई है। वर्क प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, कई बार लोगों को डबल शिफ्ट भी करनी पड़ती है। मैंने पहले ही बताया है आपका वर्क लाइफ बैलेंस एक टाइम के बाद ऑलमोस्ट हो जाता है खत्म, बट ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन आपकी ओन चॉइसेस। देखो, शुरू में हर किसी को अच्छा लगता है कि हाँ एक्स्ट्रा काम करो, एक्स्ट्रा पैसे कमाओ, क्या दिक्कत है, किसी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज। लेकिन जब आप कॉन्स्टेंटली कुछ हफ्तों तक अंडर प्रेशर काम करते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको आराम नहीं मिलता, खाने पीने तक का टाइम नहीं मिलता, तब ये चीज धीरे धीरे आपको और आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगती है। अगर आज की बात करें तो न्यूजीलैंड का हेल्थ सेक्टर पिछले कई डेकेड्स की तरह आज भी स्ट्रगल कर ही रहा है। किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की सिचुएशन के बारे में अगर आपको अपनी खुद की कंट्री छोड़ने के पहले पता हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना काफी इजी हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने बहुत कंफ्यूज नहीं किया है आपको। मैं अपने नोट्स चेक कर रही हूँ एंड आई थिंक कि मैंने ज्यादातर चीजें कवर कर दी हैं। रिसर्च करते करते मेरी पहली नोटबुक हो चुकी है फुल, विच इज अ गुड थिंग। आई लव रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन एंड शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। आप अपने थॉट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करते हुए जाइएगा। आपसे भी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।